हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली ने क्या प्रिंसिपल दिया था? जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो बोर्स मॉडल में मोस्टली जो पार्टिकल नेचर होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको डिस्कस किया गया था मेनली, और वो ये बात नहीं बता पाए कि MBR=NH/2π क्यों होता है। ठीक है, तो जो भी कमियां रही बोर्स मॉडल की, उनको पूरा किया डी ब्रॉगलीज ने और हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे डी ब्रॉगली। उन्होंने क्या बताया था? जो वेव होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह है। ठीक है, जो वेव होती हैं उसमें कोई ना कोई एनर्जी है। ठीक, जब वो मोशन करती है तो उसमें एनर्जी है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स में मास भी होता है, मास है तो एनर्जी है, और जिससे उसकी पार्टिकल नेचर शो हो रही है। और साथ के साथ चूंकि वो वेव है, तो वेव है तो इसका मतलब कि वो डिफ्रैक्शन भी शो करता है। जैसे कि लाइट में डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वेव की तरह बिहेव करती है, और इसमें भी डिफ्रैक्शन शो होता है और इंटरफेरेंस शो होता है। तो इसके बेस पर डी ब्रॉगली ने एक प्रिंसिपल दिया जिसको डी ब्रॉगली प्रिंसिपल कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर पर डिपेंड होता है। क्या है ये प्रिंसिपल? देखिए, डी ब्रॉगली ने दिया था लैम्डा H/mb। अभी आप नोट मत करिए, मैं अभी समझा रही हूँ आपको। लैम्डा H/mb, ये जो लैम्डा है डेट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, डेट इज इसकी वेवलेंथ है। H प्लैंक कांस्टेंट है, mb ये जो है इसका मोमेंटम है। मोमेंटम P = mb होता है, डेट इज मोमेंटम। इससे क्या शो हो रहा है? आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन से क्या शो हो रहा है? वेवलेंथ वेव की होती है, ये इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर शो कर रहा है। मास एक पार्टिकल का होता है, तो ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, यानी कि ये ड्यूअल नेचर पर डिपेंड है। फाइनली हमारी एक इक्वेशन ऐसी आ गई है जो ड्यूअल नेचर पर डिपेंड है, जहां वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये वेवलेंथ कराती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सा लिख लीजिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, all the moving material objects possess wave-like characteristics. But these moving objects must be small particles like atoms, electron, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्सेट्रा। इसमें मेन चीज़ क्या है? जो भी हम मूव कर रहा है पार्टिकल, वो कैसा होना चाहिए? बहुत ही स्मॉल साइज का होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो आंखों से भी दिखाई ना दे, तभी तो वेव नेचर शो करेगा वो। वरना वेव नेचर, अब कोई बच्चा भाग रहा है तो कोई वेव नेचर थोड़ा शो करेगा वो। डेट इज पार्टिकल बहुत छोटे से छोटा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल। हमने यहाँ मटेरियल वर्ड क्यों यूज करा है? क्योंकि उसमें मास है। मटेरियल पार्टिकल इज गिवन बाय लैम्डा H/mb। इसको हम H/p भी लिख सकते हैं। डेट इज डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, वेयर H = प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू तो अब आपको याद हो गई होगी सबको,
कितनी होती है बताओ? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। m डिनोट टू मास, v डिनोट टू वेलोसिटी, p डिनोट टू मोमेंटम। ठीक है, ये हो गया आपका डी ब्रोगली प्रिंसिपल। चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट्स और लिखिए। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी। कैसे? देखिए, इसको लिखिए आप। फर्स्ट पॉइंट क्या है? थॉमसन proved that electron waves show interference phenomena like लाइट। लाइट में इंटरफेरेंस होता है और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन वेव्स में भी इंटरफेरेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू वेरी लो मास इलेक्ट्रॉन मूव्स लाइक अ वेव which is not a fixed motion around the nucleus, but in reality it is like a wavy motion। कैसा होता है वेवी मोशन? चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, आप देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, 10,000 गुना कम है उनके कंपैरिजन में, तो इसका फिक्स मोशन नहीं होता। जैसे आप देखो जब बहुत तेज स्पीड से हम भाग रहे हो, हमें अंधाधुंध भाग रहे हो, कोई होश नहीं हो, आप भी भाग रहे हो अंधाधुंध भागे जा रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे अंदर कुछ मास है, वो बस भागे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसी कंडीशन होती है? बिल्कुल ही ऐसे, जैसे एक ऐसे 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 करके जो है वेवी मोशन, जैसे वेव होती है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे पानी की लहरें कैसी होती हैं। ठीक है, डेट इज द वेवी मोशन। वेवी मोशन को न्यूक्लियस के चारों ओर अराउंड कर दो तो डेट इज द वेवी मोशन। तो वेवी मोशन जो होता है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वेव्स। इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है? एक वेव की तरह मूव करता है। ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट लिख लिया आपने। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। रिलेशन एक है हमारा जो ये बताता है कि जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसका एनर्जी से क्या रिलेशन है। लिखिए, रिलेशन बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन, wavelength and potential। पोटेंशियल मीन्स एनर्जी, जिस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, क्या रिलेशन है? एन accelerated electron in electric potential V gains
ईवी एनर्जी, ये चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, और V मीन्स वोल्टेज, ईवी एनर्जी। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, K इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है, डेट इज वेलोसिटी, m इज टू मास। बट EK इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, हमने क्या कहा, उसको V पोटेंशियल से हमने चार्ज किया है, एक्सिलरेट किया है, और EV एनर्जी उसके अंदर आ गई है। तो ये जो EV एनर्जी, यही इसको मोशन कराएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी, देखिए, जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से मूव करेगा, वो जिस वोल्टेज से हम उसको चार्ज करेंगे उसी एनर्जी से मूव करेगा, ठीक है। तो उसकी जो एनर्जी है जिससे वो एक्सिलरेटेड हुआ है वो EV है, और जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन रही, डेट इज दिस, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, तो इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई, ठीक है। अब हम इसको इक्वल कर रहे हैं, EV इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक। हमें V की वैल्यू निकालनी है, V इज इक्वल टू 2EV/m, और चूंकि अब देखिए हमने इसको इस तरह से कर लिया, नेक्स्ट लाइन में V इज इक्वल टू 2EV/m और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई V की वैल्यू, V मीन्स वेलोसिटी। बात क्लियर हुई, ठीक है। आगे अब क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब हमें लैम्डा की वैल्यू वोल्टेज की टर्म में निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर देंगे, अंडर रूट 2EV/m। इस V में और उस V में कंफ्यूज मत होना, डेट इज वेलोसिटी एंड डेट इज वोल्टेज, ठीक है। अब लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m इंटू 2EV/m। ये इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे, अंडर रूट 2EmV, या 2meV लिख लो आप इसे, 2meV, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू, मीन्स जो वेवलेंथ है, हम उसको अगर सपोज करो V वोल्ट से उसको एक्सीलरेट करते हैं तो लैम्डा कितना होगा, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और निकल कर आई है, जो लैम्डा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट V के, V मीन्स यहाँ पर V ड्यू टू वोल्टेज, क्लियर है। तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो हमने इसमें क्या जाना, हमने ये जाना कि डी ब्रॉगली ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेवी मोशन करता है एज अ वेव, ठीक है, और उसमें मास भी होता है। ये इक्वेशन हमारी दोनों चीज़ें प्रूव करती है, लैम्डा डेट इज ड्यू टू वेव नेचर, और मास इज ड्यू टू पार्टिकल नेचर। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग ने बताया कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो लगातार न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है, तो आप उस मूविंग ऑब्जेक्ट का किसी एक पर्टिकुलर टाइम में एक साथ उसकी वेलोसिटी एंड उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से निकले कॉलेज के लिए, ठीक है, कॉलेज को लेट होने जा रहा है और आपका एग्ज़ाम है और आपको एग्ज़ाम को अटेंड करना है, आपके पास टाइम सिर्फ 5 मिनट का है और रास्ता नॉर्मल चल कर जाने से 10 मिनट में तय होती। अब 5 मिनट में आपको कॉलेज पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से भाग के जाएंगे, ठीक है भाई, ये हमारा कॉलेज है और ये आपका होम है। आप निकले यहाँ से बहुत तेज़ी से भागते हुए डेट इज़ मुझे बस 4 मिनट में पहुँचना है, क्योंकि मुझे अपनी सीट पे 1 मिनट में जाके बैठना भी है, ठीक।
अब 4 मिनट में इस दूरी को तय करने के लिए तो आप क्या करोगे, बहुत तेज भागोगे, ठीक है। अब मैंने मेज़र किया कि चलिए मैं आपकी पोजीशन को डिफाइन करती हूँ, मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ यहाँ खड़े होके। मैंने 1 सेकंड में आपको यहाँ देखा, नेक्स्ट सेकंड में आप भागते हुए यहाँ पहुँच गए, फिर नेक्स्ट सेकंड में आप भागते हुए यहाँ पहुँच गए। तो आप मुझे एक बताओ, एक पर्टिकुलर सेकंड में अगर ये सिचुएशन है, आपके घर से कितनी दूर है? मान लिया आपके घर से इस समय आप हो 10 मीटर की दूरी पर और नेक्स्ट 1 सेकंड में भाग के आप 12 मीटर की दूरी पर पहुँच गए। तो आप क्या बताओ मुझे, क्या उस एग्जैक्ट सिचुएशन आप मुझे बता सकते हो? बताओ, आप भाग रहे हो, क्या हर 1 सेकंड के किसी भी एक मोमेंट में आपकी पोजीशन लगातार चेंज नहीं हो रही है? किसी एक पर्टिकुलर टाइम में क्या हम सिचुएशन बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। जब तक हम सिचुएशन डिफाइन करेंगे, मैं जब तक सिचुएशन देखने बैठूंगी आप यहाँ से यहाँ भाग जाओगे। अगर मैं आपकी वेलोसिटी डिफाइन करूँगी, कितनी स्पीड से भाग रहे हो, तो मैं सिचुएशन डिफाइन नहीं कर पाऊंगी कहाँ पर हो। वेलोसिटी क्या है? देखो, 2 चीज़ें बताई हाइजेनबर्ग ने। क्या बताया उन्होंने? वेलोसिटी एंड पोजीशन। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट नहीं है क्या? क्या ये अपोजिट है? वेलोसिटी एंड पोजीशन। वेलोसिटी इट मीन्स मूविंग। वेलोसिटी कब आती है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। पोजीशन जब वो फिक्स हो। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो आप खुद बताओ, एक साथ कैसे, एक टाइम पे कैसे मेजर कर लोगे? नहीं कर सकते ना, अव्यवहारिक है ना। जबकि बोर्स ने कहा था कि वेलोसिटी और पोजीशन को एक टाइम पर मेजर किया जा सकता है। अब आप बताओ, क्या व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली क्या हम मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो बोर्स की ये बात जो है डिस्प्रूव हो गई हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। उन्होंने कहा वेलोसिटी पोजीशन नहीं एक साथ कर सकते। उन्होंने ऐसी थोड़ी ना कह दिया स्टेटमेंट, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, बहुत चीज़ें उन्होंने देखी, तभी उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि वेलोसिटी पोजीशन को एक साथ मेजर नहीं कर सकते और उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया। अब क्या कहा उन्होंने प्रिंसिपल में, देखिए, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए लिखते हैं हम इसे। हाइजेनबर्ग, हेडिंग डाल लीजिए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लिखिए, उनका पूरा नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। proposed a principle which is as follows. The simultaneous exact determination of both the velocity and position of a small subatomic particle in motion is impossible. ठीक, क्या बताया उन्होंने? द साइमल्टेनियस, एक साथ, एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक, डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड पोजीशन। वेलोसिटी स्पीड और पोजीशन, उसकी स्थिति, स्मॉल सबएटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जब वो मोशन कर रहा हो, इज इम्पॉसिबल। ठीक है, किसी भी सबएटॉमिक पार्टिकल की एक साथ एग्जैक्ट उसकी वेलोसिटी और पोजीशन को डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। इट मीन्स, क्या बताया उन्होंने? डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है? दैट इज मोमेंटम, एंड डेल्टा एक्स दैट इज सिचुएशन, इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है।
यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा पी डिनोट्स टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम and delta x denotes to uncertainty in position. Clear? ऐसा उन्होंने कहा था। चलिए इतना लिख लिया, मैं आगे बढ़ूं। ठीक, अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे लिखिए, ऐसा होता क्यों है? वाई? इट इज इनहेरेंट इन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन that its energy and position cannot be determined simultaneously. ये जो इलेक्ट्रॉन की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि आप उसकी वेव नेचर होते हुए भी उसकी एनर्जी और उसकी पोजीशन को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। एनर्जी मीन्स उसकी वेलोसिटी, ठीक, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी और उसकी पोजीशन सिचुएशन को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसके आगे लिखिए, द हाइजेनबर्ग concept introduces the concept of probability of locating the electrons in space around the nucleus. हाइजेनबर्ग ने एक बात और एक्सप्लेन करी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिए थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं, कहाँ उनकी प्रोबेबिलिटी जहाँ होती है, इसके बारे में भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। लिख लिया इतना? ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो नील्स बोर की हमने एक जो ड्रॉबैक थी उसको यहाँ से पूरा कर लिया। उन्होंने कहा था कि दोनों को हम एक साथ मेजर कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, कि आपके दोनों प्रिंसिपल हो गए। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसमें जो है वेव मैकेनिक्स है और जिसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।